अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर ट्रायल बैलेंस गिवन है तो, और आपने इंट्रो में अगर फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, बता तो दूंगा ही। अकाउंटिंग सिस्टम, जर्नल, लेजर, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, पोस्ट होकर लेजर में पहुंची, फिर साल के एंड पे ट्रायल बैलेंस बना। फिर उस ट्रायल बैलेंस को देख के कुछ गलतियां पता चली और कुछ और ऐसी चीजें थी जिनकी अकाउंटिंग ईयर एंड पे ही हो सकती थी, जैसे एक्रूवल प्रीपेमेंट और बैड डेट्स वगैरह, और डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो, और बस यही है, और एरर्स। तो इन की अकाउंटिंग की दोबारा फिर से जर्नल, फिर से लेजर, और फिर सही फाइनल ट्रायल, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी बताया था। लेकिन अब ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि सवाल में आपको एक ट्रायल गिवन होगा, फिर उसके अलावा अंग्रेजी में काफी कुछ लिखा होगा। ये जो अंग्रेजी में लिखा होगा ये एरर्स हो सकते हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और कुछ और नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। कैलकुलेशन में हेल्प के लिए, जैसे हो सकता है सवाल में लिखा हो कि ये जो टोटल सैलरी स्ट्राइल में आ रही हैं, इनमें से 30% कैंटीन की हैं, 70% क्लब की हैं। तो अब ये भी अकाउंट फॉर करना है, ये क्यों लिखा है कि 30 की हैं 70 की हैं, ताकि जब आप ट्रेडिंग और पीएनएल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं तो आप रेलिवेंट जगह लिख सके। तो ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इनकी अभी अकाउंटिंग होनी होगी, येट टू बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स मैंने ज़बानी बोल दी। ये ईयर एंड एडजस्टमेंट्स अभी जो ज़बानी बोली थी, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, एक्रूवल, ये वो होती हैं। ये गिवन होगा। तो सवाल करने का तरीका ये है कि ट्रायल पढ़ा, अदर इंफॉर्मेशन सारी अच्छे तरीके से पढ़ी, ट्रायल की वो फिगर जिसके बारे में आगे कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको रेलिवेंट जगह मेन कॉलम में लिख लें, और जिसके बारे में आगे कोई एडजस्टमेंट है तो उसको या तो सेपरेट वर्किंग में फिलहाल लिख लें या ब्रैकेट में लिख लें। दोबारा ट्रायल बैलेंस पूरा पढ़ें, सारा सवाल पूरा पढ़ें। फिर सवाल करने का तरीका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसएफई मांगा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, एसएफई का फॉर्मेट बनाया, हेडिंग्स दी, जगह खाली छोड़ दी। ट्रायल में जो फिगर्स दी हैं जिनका आगे कहीं कोई दोबारा एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो फाइनल फिगर्स हैं, उसको रेलिवेंट जगह सही मेन कॉलम में लिख लें। जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम दी हुई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लें। लेकिन अगर आगे कोई एडजस्टमेंट्स हैं अभी करने वाली, तो ट्रायल की उस फिगर को ब्रैकेट के अंदर भी चला सकते हैं, मकसद है वर्किंग में, या सेपरेट वर्किंग बना लें। और क्योंकि बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड है तो अदर इंफॉर्मेशन में जिसकी भी अभी अकाउंटिंग करनी है, तो जब अकाउंटिंग करेंगे हम तो डबल इफेक्ट लेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो सवाल में गिवन ये होगा, और सवाल हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे, हेडिंग देंगे, जगह छोड़ देंगे। लेकिन ये पिछले से डिफरेंट क्यों है? पिछले में हमने साल के शुरू से लेकर सारी अकाउंटिंग खुद करनी थी, इसमें हो चुकी हुई है, हमने सिर्फ ये वाली अकाउंटिंग मजीद करनी है। ये फर्क पड़ेगा सवाल में। तो बाकी वही है, इनकम एक्सपेंडिचर ऐसे फॉर्मेट बनाया, हेडिंग दी, जगह छोड़ दी। फिर ट्रायल में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है, वहां से देख के रेलिवेंट जगह लिखते जाएंगे। और अगर किसी के बारे में कुछ एडजस्टमेंट अभी करनी है तो उसको अलग वर्किंग में भी रख सकते हैं, वर्किंग में ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। और जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी अभी वो हम डबल इफेक्ट लेंगे। बस ये तरीका सवाल करने का। तो इसका स्टैंडर्ड से पहले एक ही सवाल है, वही कर लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड में भी इसी के ही सवाल है, तो स्टैंडर्ड में से और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक सवाल होगा चौंगतर हॉस्पिटल के नाम से, चौंगतर, स्प्रिंग 2020।
हाँ जी, सवाल तक पहुंचे? चले पढ़ ले, मैं करता हूँ। स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट का सवाल है चौंकर हॉस्पिटल के नाम पे। जी यहीं करो। एनर्जी की कमी लग रही है यार है? घबराए नहीं क्यों? अच्छा स्प्रिंग 20 चौंकर हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2019। ये कोरोना वाली टाइम का सवाल था, ये पेपर देते ही कोरोना आ गया था। रुपीज 1000 मिलियन मिलियन और SFP SFP आप लोग बनाए, मैं नहीं बना रहा, वर्किंग चाहिए मुझे। SFP का फॉर्मूला बना ले। आधे घंटे तक लगा लीजिए। SFP का फॉर्मेट बनाएं।
चले भाई ट्रायल खाली करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल है, बंस वार्ड बन रहा है, कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका सही कहीं आगे एडजस्टमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, तो नॉन करंट एसेट्स में लिख लें, नॉन करंट एसेट्स में लिखें बंस वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स लिख लिया। कैफेटेरिया सेल्स है एडजस्टमेंट, कैफेटेरिया सेल्स, कैफेटेरिया सेल्स की कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सेल्स सेल्स नहीं है ना, लेकिन हम सेल्स यहां नहीं लिखेंगे, हम लोग वर्किंग बना के उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, वहां लिखेंगे। तो सेल में कोई नहीं है एडजस्टमेंट। 20 क्या 20 आगे 0.4, चल आगे चले टाइम और आगे। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के हवाले से देखिए कहीं पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट एसेट्स में लिख लें, लेकिन तमीज ही होती है कि कैश एंड बैंक ना करंट एसेट्स में आखिर में लिखा जाए, तो चलो पूरा आखिर ना सही, एहतियातन कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के लिख लें, हो सकता है इसके बाद कोई और आ जाए, लेकिन शुरू में नहीं लिखना। तो करंट एसेट्स में कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के कैश एंड बैंक लिख लें। कैश एंड बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस फाइनल है ये फिगर। आगे डोनेशन फॉर वन वार्ड, ये मैं आपको ना अभी आज पढ़ाता हूँ स्टैंडर्ड, इसका वजह तब बताऊंगा, अभी बस आप वैसे ही नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखने जाके, नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख लें बंस वार्ड, यही लिख ले बेशक डोनेशंस, या बंस वार्ड फंड लिख ले, चले फंड लिख ले, बंस वार्ड फंड लिख ले, जैसे वो कल परसों वाले साल में था ना वो रिपेयर मेंटेनेंस फंड, तो वो लायबिलिटीज में लिखा था, तो ये कुछ ऐसी सी चीज है, ये आज मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो फिर ये बात समझाऊंगा। तो इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में लिख लें बंस वार्ड फंड। आगे एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, ये क्या है, ये वैसे है क्या, ये कोई इवेंट रिलेटेड एक्सपेंस है, कोई वॉक ऑन डायबिटीज को डे मनाया होगा, शशके शूटे डाले होंगे इसमें इन्होंने, तो ये इवेंट रिलेटेड है, और इवेंट रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस को हमने नेट करके लिखना होता है। एक तो ये कि नेट करके लिखना होता है, उसके अलावा आपको अदर इन्फॉर्मेशन में भी इसके बारे में 0.6 में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, तो इसको अभी यहां में नहीं लिख रहा। अच्छा वर्किंग्स टी अकाउंट बना के कर दूं या ब्रैकेट में, टी अकाउंट वो उसी की, फिर मैंने कैश फ्लो में मैंने टी अकाउंट पे करानी है वर्किंग, तो इसलिए टी अकाउंट, जिसको जिस चीते चीती बच्चे को उसको ब्रैकेट में लिखना ठीक लगे वो ब्रैकेट में लिख लेना, वर्किंग टू एक्सपेंसेस, बल्कि इसका क्या टी अकाउंट बनाऊं, नहीं बता रहा, दिल नहीं कर रहा मेरा। एक्सपेंसेस ऑन वॉक कितने 2.6, वैसे मैं वर्किंग टी अकाउंट बना के क्या करूंगा, लेकिन ये ना कोई टी अकाउंट वाली चीज एक्चुअली नहीं है, हमने तो एक्सपेंसेस और इनकम को नेट करना है, मैंने सिर्फ इसको साइड पे लिखा है बस, वॉक पे एक्सपेंसेस है, चलो वॉक डे, वॉक डे। चले आगे ट्रायल खाली करेंगे फिर अदर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। ट्रायल में आगे फीस फ्रॉम पेशेंट, सारा ही खैराती अस्पताल नहीं होगा ना, तो कुछ लोगों से फीस लेते भी होंगे, तो इसके बारे में कहीं पर कुछ नहीं है, तो क्या करें, इसको इनकम है तो यहां इनकम लिख लेते हैं जी 125। आगे जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन है तो इनकम होती है, और इसमें देखने को एडजस्टमेंट है आगे, हाँ जी है एक इक्विपमेंट भी है जो डोनेशन में मिला है, पॉइंट नंबर 7। तो चलो सारी वैरायटियां कराता हूँ, टी अकाउंट के बाहर वाली भी, ब्रैकेट वाली भी और टी अकाउंट वाली भी। डोनेशन अभी इसमें एडजस्टमेंट थी इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, कितनी 0.6।
अब बस सबर से ना तरतीब से चलें, क्योंकि अगर बीच बीच में आगे एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो फिर बीच में से ना काम की चीजें मिस हो जाएंगी। ट्रायल खाली करता जा रहा हूं बस मैं, फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। जनरल फंड ये क्या है? ये वही जो कैपिटल फंड होता है, लिखें इक्विटी में इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें फिर सरप्लस ऐड करना होगा। इक्विटी में जनरल फंड लिखें, इनर कॉलम में लिखना अमाउंट, इसमें सरप्लस ऐड होना होगा अभी 195.6। आगे कैफेटेरिया की इन्वेंट्री है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, कैसे पता? ये जो ट्रायल में आ रही है ये ओपनिंग है, कैसे पता ओपनिंग? क्योंकि आपको अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ईयर एंड अभी गिन ही नहीं सके हम। अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट 2, तो वो अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका बताता हूं, बल्कि पहले खुद ही गौर करें, ट्रायल में गौर करें। परचेजेस आ रही हैं, इसका मतलब है वो जो ईयर एंड पे 3 एडजस्टमेंट बताई थी आपको पीरियोडिक सिस्टम में, इन्वेंट्री, ओपनिंग और परचेजेस, वो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, वो अभी नहीं हुई है। मैंने पीरियोडिक सिस्टम में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ाते हुए नहीं, हाँ रेक्टिफिकेशन से पहले जब इन्वेंट्री रिवाइज कराई थी, तो उसमें पीरियोडिक की एंट्रीज में देखिएगा मैंने पीरियोडिक में आखिर में 3 ईयर एंड एडजस्टमेंट लिखी थी। अगर है इधर ही करीब रजिस्टर में कहीं तो देख लें बेशक, पीरियोडिक में सबसे आखिर में जाके ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफर करते थे कॉस्ट ऑफ सेल में, परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर किया था और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री की थी। ये 3 काम ईयर एंड पे होते हैं। तो अगर ट्रायल में परचेजेस नजर आ रहा है तो इसका मतलब अभी वो एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, तो ये जो इन्वेंट्री आ रही है ये ओपनिंग ही आ रही है। पॉइंट नंबर 2 से भी पता चल रहा है, पॉइंट 2 से भी पता चल रहा है। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि अभी क्लोजिंग स्टॉक काउंट ही नहीं कर सके, तो जब काउंट ही नहीं कर सके तो एंट्री कैसे की होगी? तो अगर ट्रायल में परचेजेस मौजूद है तो इसका मतलब है ईयर एंड एडजस्टमेंट नहीं हुई है और जो इन्वेंट्री आ रही है वो ओपनिंग वाली ही है। बस जबानी याद होगी बात है ना। दोबारा पीरियोडिक सिस्टम में ना आखिर में 3 ईयर एंड एडजस्टमेंट्स बताई थी, वो आप लोग जब इन्वेंट्री का चैप्टर अगर कभी पेजेस पलट के देखेंगे तो वहां बताई थी। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का बैलेंस नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो अभी भी ट्रांसफर नहीं किया हुआ, ईयर एंड की क्लोजिंग नहीं की हुई, इसलिए जो इन्वेंट्री आ रही है फिर वो ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है। ट्रायल बैलेंस में अगर परचेजेस आ रही हैं तो ईयर एंड की इन्वेंट्री की क्लोजिंग एंट्रीज नहीं की गई हैं, इसीलिए जो ट्रायल में इन्वेंट्री आ रही है वो ओपनिंग वाली है। और अगर ये लिख ही रहे ना तो अपने रेफरेंस में ये लिख लेना कि वो कोई भी पेजेस 15-20 पेजेस पीछे कोई भी लोकेशन डाल दें यहां पर कि वो जो एंट्रीज मैंने बताई थी उनमें से आखिरी 3 वाली, उन आखिरी 3 एंट्रीज की लोकेशन हम पिन कर दें। हाँ जी, तो इस ओपनिंग कैफेटेरिया के स्टॉक का क्या करें? ओपनिंग ये इधर 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 ये ओपनिंग स्टॉक की कौन सी एडजस्टमेंट है? वो क्लोजिंग स्टॉक है ना, आगे तो वो अकाउंट फॉर होना है अभी, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना? 4 पॉइंट। अच्छा, कैफेटेरिया और ट्रायल में दूसरे नंबर पे कैफेटेरिया की सेल, तो इससे अंदाजा हो रहा है नाम से ही कि कैफेटेरिया ट्रेडिंग एक्टिविटी है, लेकिन आपको इन्वेंट्री मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाईज की भी दी हुई है। हॉस्पिटल है तो जो मुफ्त इलाज जिनका होता होगा उसमें ये इस्तेमाल हो जाती होंगी। हॉस्पिटल सप्लाईज आप समझ लें ये पट्टियां और इस तरह की चीजें जो हॉस्पिटल में ना डिस्पेंसरी की चीजें होती हैं। तो कैफेटेरिया की सेल है, इन आइटम्स की सेल नहीं है, तो फिर ये हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो जाती है। तो इनका खरीदना एक्सपेंस होता है या इनका इस्तेमाल होना? इनका इस्तेमाल होना। तो इनका इस्तेमाल होना निकालना है तो ब्रैकेट वर्किंग टी अकाउंट ब्रैकेट नहीं, अभी नहीं दिल कर रहा, मैं और बनाऊंगा टी अकाउंट। नहीं बनाना, हाँ ठीक है। बस मेडिसिन क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तू ज्यादा हिलाना करेंगे। मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक कितना है मेडिसिन का? 19.4। आगे क्या है? सप्लाईज। चले सप्लाईज का टी अकाउंट बना देता। हॉस्पिटल सप्लाईज ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 8.5। अच्छा नहीं, सीरियसली ना, मैं आपको ये सारी वैरायटियां बता रहा हूँ, जिसको जो जो समझ आता है वो अच्छा है, सारी चीजें पता चल जाए। टी अकाउंट भी ब्रैकेट भी, तो ये दोनों एक जैसी चीजें ना, तो टी अकाउंट वाली शक्ल भी आ जाएगी और ब्रैकेट वाली भी। आगे मेडिकल इक्विपमेंट,
इसके बारे में आगे कोई कहानी बिल्कुल है। एक तो ड्यूरेशन भी आनी है, दूसरा डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी है। तो वर्किंग फोर इक्विपमेंट कितना 185.4 आगे। अरे ये इसके सामने देखें, दो फिगर दिखी नहीं है, दो कौन सी हैं? वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 64.2। चाहे तो यही लिख लें, चाहे नेट कर लें, चाहे तो इक्विपमेंट और एक्यूमुलेटेड का अलग अकाउंट बना लें, कर तो वर्किंग ही रहे हैं। अलग अकाउंट बनाना चाहे, इसी की नेट बुक वैल्यू करना चाहे, यही दोनों बीडी लिख दें, कर तो वर्किंग रहे। आगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस का क्या करें? कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस में कितने 8.5। ट्रायल का सवाल वैसे ज्यादा आसान काम है वैसे जी। आगे अदर फिक्स्ड एसेट्स, तो अदर फिक्स्ड एसेट्स की भी रिडक्शन चार्ज होनी ही है। अभी कॉस्ट कितनी है 0.7। अच्छा, अगर किसी को ना ये दो बीडी देख के घबराहट हो रही है, तो ये मैंने एक्यूमुलेटेड का लिखा है, ये एसेट का लिखा है, आप ना लिखें इधर, इसकी को इसमें नेट कर लें, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। आगे जी ट्रायल में पेएबल्स हैं, पेएबल्स के बारे में कहीं पर कुछ और अच्छा, आप उनको पेएबल्स में भी कह सकते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से अलग भी बना सकते हैं। इन्होंने जस्ट पेएबल का वर्ड लिखा है, अगर तो क्रेडिटर्स का वर्ड लिखा होता कि कैफेटेरिया के क्रेडिटर्स, फिर तो उसको अलग ही प्रेजेंट करें। जस्ट पेएबल्स लिखा हुआ है, जस्ट पेएबल्स। तो जो आगे एडजस्टमेंट आ रही है क्लोजिंग एक्रूड की, वो भी हम बेशक इसी में ही ऐड कर दें। तो करंट लायबिलिटीज में पेएबल्स ब्रैकेट में लिखें। और अगर आगे जो एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको अलग से करंट लायबिलिटीज में दिखाना है, तो फिर उसको ब्रैकेट में ना लिखें, बाहर लिखें, जैसे आपका दिल करे। चलिए जी आगे, परचेजेस, कैफेटेरिया की परचेजेस, आगे कोई एडजस्टमेंट? कहीं पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर यहां लिख देते हैं 16.4। आगे मेडिसिन की परचेजेस, ये देखें इधर 16.5 60। और सप्लाईज मजीद खरीदी 18.7। क्योंकि मेडिसिन में भी और सप्लाईज में भी एक्सपेंस किसको कहना है? जो इस्तेमाल हुआ होगा। आगे पैनल कॉर्पोरेट्स का रिसीवेबल है, ये क्या चीज है? बस कोई रिसीवेबल है। वैसे ये डेटर होते हैं, यानी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल ने कुछ कंपनीज को सर्विसेज देनी है, तो ऐसे बोला जाता है कि फलानी कंपनी कहेगी जी हमारे पैनल पे वो हॉस्पिटल है, हमारे एम्प्लॉइज वहां से जाके इलाज करवा लें। किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि फलाने हॉस्पिटल से हमारी बात हुई है, आप वहां इलाज कराएं, हमारे पैनल पे है वो। कल को वो महीने के एंड पे जब भी अपना बिल बना के कंपनी को भेजा करेंगे, कंपनी उनको पैसे दे दिया करेगी। तो उस हॉस्पिटल के लिए ये डेटर आ रहा है, तो ये जस्ट डेटर है। कहां लिखने? करंट एसेट्स में लिखने। करंट एसेट्स में आ जाएगा रिसीवेबल्स, पैनल कॉर्पोरेट्स। चले आगे चले। रेंट के बारे में कोई एडजस्टमेंट? बिल्कुल है, तो इसको फिर मैं वर्किंग कितना रेंट? 19.6। अच्छा, मैं इसको कैश क्यों लिख रहा हूं, पहली बात, और दूसरी बात मैं इधर डेबिट साइड पे क्यों लिखूं? क्योंकि ट्रायल में डेबिट बैलेंस आ रहा है और कैश नहीं लिखना, तो एज पर ट्रायल लिख लें। यानी वो फिगर है जो ट्रायल में इसकी फिलहाल डेबिट आ रही है, बाकी हम लोग इसकी एडजस्टमेंट करके देखेंगे एंड रिजल्ट क्या बनता है। और कैश मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि रेंट डेबिट होके कैश क्रेडिट हुआ होगा, तो रेंट ट्रायल में आ जाएगा। आगे स्पॉन्सर्स, यानी हमें ये जो डे करवाया था, इसके लिए स्पॉन्सर्स मिले थे, डोनेशन टाइप मिली थी इसी काम के लिए, तो इसका क्या करें? अलग से इनकम बना लें? नहीं, उधर नेट करना है, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, या इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
कितना 2 पॉइंट, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज हैं और इसके बारे में आगे कहीं इंफॉर्मेशन जी। इन्होंने कहा हुआ है कि जो सैलरीज ऊपर नजर आ रही हैं उनमें से 15% कैफेटेरिया की। तो वैसे कहीं कोई एडजस्टमेंट है नहीं ना, ये सिर्फ कहा हुआ है कि इतने परसेंट वहां और इतने परसेंट यहां लिखनी है। तो सैलरीज जो आ रही हैं, अच्छा सैलरीज तो फिर दो आ रही हैं, एडमिन स्टाफ है और डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। तो डॉक्टर में से भी 15% कैफेटेरिया में बैठते होंगे नहीं ना। तो डॉक्टर्स की सैलरीज तो हॉस्पिटल की ही है, जो बाकी एडमिन है उसकी सैलरी को बांटता है। जी रेंट का है, लेकिन वो आगे ना उसकी एडजस्टमेंट की एक्रूवल की। एडमिन के लोगों की सैलरी कितनी आ रही है 24 इंटू 85 यहाँ और 15 यहाँ, 24 का 15%, 3.6 और 20.4। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की सैलरी है कितनी 0.2। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आगे कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, कहाँ लिख लें, करंट एसेट्स में लिख लें। आगे यूटिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक्सपेंसेस में लिख लें कितनी 12.4। ये होगा ट्रायल खाली। अब एडजस्टमेंट्स आते हैं और जिसका रिकॉर्ड करना होगा तो वो डेबिट क्रेडिट करेंगे या अब नहीं बल्कि नहीं, ठीक है याद है। ट्रायल खाली। पॉइंट नंबर 1, मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाईज की क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर दी है और फिर इनमें से 3.1 मिलियन ऐसी हैं जो फरे हैं, तो फिर सालों इन्वेंट्री नहीं है, नहीं लॉस की बात नहीं है, हम इन्वेंट्री लिखेंगे ही कम, तो जो एक्सपायर्ड है वो बैलेंस करने से खुद ही आ जाएगा। दोबारा अभी मैंने यहां लिखा है मेडिसिन का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करूंगा तो बाकी एक्सपेंस हो जाएगा। तो जब मैं माइनस क्लोजिंग करूंगा ही कम वाली तो बाकी ऑटोमेटिकली एक्सपेंस ही आएगा। तो हमने इस क्लोजिंग स्टॉक को, ये जो 25.8 है, इसको 25.8 लिखने की बजाय इसमें से 3.1 माइनस करके लिखना है। तो इसकी क्या काउंटिंग करें? अगर डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आ रहा तो वैसे दो इफेक्ट सोच लें। इन्वेंट्री है मेडिसिन की तो करंट एसेट्स में लिख लें करंट एसेट्स में, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में वो आएगा जो बेचते हैं, वो कैफेटेरिया वाला है, ये तो मेडिसिन की इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में मेडिसिन की इन्वेंट्री लिख लें। जी जी हम इन्वेंट्री तो 25 को कह ही रहे ना, हम तो कह रहे हैं 22.7 को, और दूसरा फैक्ट यहां से ले 22.7। और सप्लाईज का क्लोजिंग 13.8, इसका क्या डबल इफेक्ट है? यहां तो ब्रैकेट में करके दिखा रहा था एक वैरायटी, सेम चीज की दूसरी वैरायटी वर्किंग में कर रहा हूं, तो यहां लिख लूंगा मैं कैरेट है 13.8। और अब इसको समेटें। देखिए अगर अलग अकाउंट ही बना लिया तो फिर इस अकाउंट को समेट के फिर रिजल्ट देखेंगे कहां कहां जाना है। 13.4 क्या चीज निकली होगी? ये एक्सपेंस है, यानी इतनी सप्लाईज हैं जो इस्तेमाल हो गई, तो इसको कहां लिख लो? एक्सपेंसेस में, और इसको करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में सप्लाईज की इन्वेंट्री लिख लें और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं ये सप्लाईज लिख लेता हूं। करंट एसेट्स में सप्लाईज की इन्वेंट्री लिख लीजिए। अच्छा जो लोग भी जाग रहे हैं, ये वर्किंग थी और ये ब्रैकेट
ये दोनों अच्छी तरह देख लें और दोनों बातें समझ लें, या अगर नहीं तो कोई एक बात पक्की कर लें। दोनों बिल्कुल सेम कहानियां थी, एक मैंने ब्रैकेट में चला दी, एक अलग वर्किंग बना के दिखा दी। अलग से एक्सपेंस दिखा दे। 1 डन। पॉइंट 2 में वो कह रहे हैं कि हम क्लोजिंग स्टॉक तो आपको नहीं बता सकते, आप खुद ही ढूंढ लें। तो ये ढूंढ लिया क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, तो करंट एसेट्स में लिख लें। ये फिगर कैसे निकली? इस पे मार्जिन लगाया, डिफरेंस लिया कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल इनके साथ बैलेंस किया। तो ये कैंटीन या कैफेटेरिया का क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ ये फिगर नहीं थी? हाँ ठीक। सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचे और दिस प्लस दिस माइनस दिस ये होना चाहिए था, तो बैलेंस करके ये निकला। और शायद पता नहीं पहले भी किसी क्लास में बताया, जब भी आपने कोई बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है तो उसमें स्टूडेंट्स प्लस माइनस की गड़बड़ कर जाते हैं, तो उसको क्रॉस चेक जरूर किया करें। दिस प्लस दिस माइनस दिस ये बनता है। अब ये कैफेटेरिया का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो गया। और करंट एसेट्स में कैफेटेरिया पे इन्वेंट्री लिख लें। इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ये लेस आ गया क्रेडिट, और जो इन्वेंट्री डेबिट करना है वो करंट एसेट्स में लिख लें। है जी, कैफेटेरिया का क्लोजिंग स्टॉक है। कैलकुलेट 2.8 कैसे हुआ ये ना समझ आया किसी? आ गया है? नहीं आया? ये सेल है और पॉइंट 2 में बताया हुआ है कि 25% मार्जिन है। इसका 25% लें तो ये बनता है, इसका और इसका डिफरेंस है तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है। दिस प्लस दिस माइनस क्या होना था कि आंसर 18.3 आना था। तो ये आगे इन्वेंट्री क्लोजिंग उसका कैफेटेरिया का, तो इन्वेंट्री डेबिट यानी करंट एसेट्स में लिख लें और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ये माइनस हो गया। पॉइंट 3, ईयर एंड पे इतना रेंट और पेएबल है। अच्छा मैं ना दोनों तरीके बता देता हूं। एक तो ये कि मैं यहां इसको सीडी लिख लेता हूं 1.4, एक्सपेंस में 21, और ये, और अगर ये ऐसे नहीं ब्रैकेट में करना था तो 19.6 प्लस 1.4 करता और करंट लायबिलिटीज में करता। टी अकाउंट में सीडी लिख देंगे ना तो बैलेंसिंग करने से एक्सपेंस ठीक आ जाएगा और ये सीडी बैलेंस शीट में लिख देंगे। और अगर आप टी अकाउंट में वर्किंग नहीं करना चाह रहे, ब्रैकेट में करना चाह रहे हैं, तो यहां रेंट लिख के ब्रैकेट में 19.6 ट्राई से देख के लिखा होता, और इस 1.4 का क्या करते हैं, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। वर्किंग बना वर्किंग बना लेंगे तो उधर सीडी लिख के, ये इस तरह की वर्किंग हम बनाते आ रहे थे पिछले सालों में, तो फिर समेटते हुए दोनों फिगर्स हम लिख लेंगे। और अगर ये नहीं बनाना तो यहां ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो इसको कहां लिख लें, करंट लायबिलिटीज में लिख लें। पेएबल जो ब्रैकेट में लिखा था उसमें ऐड कर लें, और अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा था तो अलग लिख लें। नहीं ब्रैकेट भी क्लोज नहीं करना, आगे भी कुछ होगा शायद। अब ये जो 21 है, इस 21 में से 10% जाना है कैंटीन में, 2 पॉइंट, और बाकी जाना है यहां। जी
18.9। पॉइंट नंबर 4 तक, पॉइंट 4 तक पहुंचे, फिर आगे चलता हूं। पॉइंट 4 ओके। पॉइंट नंबर 5, हॉस्पिटल ने मरीजों का 48.6 मिलियन रुपए का मुफ्त इलाज किया। हाँ जी, एक्सपेंस डेबिट और हाँ जी 48.6 मिलियन रुपए का मुफ्त इलाज किया है। कैश दिया है, डोनेशन कम हो जाएगी, यानी है हाँ जी डेबिट, लायबिलिटी बना ले। इसका कुछ भी नहीं करना, मैं मुफ्त इलाज किया तो किया है, तो जो हमें कॉस्ट पड़ी है, क्या कॉस्ट पड़ी होगी? डॉक्टर को तनख्वाहें दी होंगी, दे दी। बिजली का बिल दिया होगा, दे दिया। मेडिसिन लगी होगी, लग गई। हैं? चाय पिलाई होगी, नहीं पिलाई। मिसलेनियस है, मशीन यूज की हो तो मशीन यूज की है। इक्विटी कैसे कम होगा? अच्छा 48.6 एक हॉस्पिटल के पॉइंट से पढ़ते हैं इसको कि 48.6 मिलियन रुपए का इलाज मुफ्त में किया है। तो 40.6 मिलियन क्या चीज है? नहीं, ये कैसे कैलकुलेट किया होगा कि इतने रुपए का इलाज, कि इतने मिलियन फीस लेनी थी, लेकिन नहीं ली तो नहीं ली, तो नहीं ली, नींद आ गई। 48.6 मिलियन फीस बनती थी जो नहीं ली, तो ही मुफ्त इलाज है ना। तो नहीं ली तो नहीं ली, क्या एंट्री करें? कोई एंट्री नहीं होगी। अगर इसके अगेंस्ट कोई खर्चे किए हैं जो यकीनन किए हैं, तो वो आ रहे हैं ना इसके अंदर। कैसे पता मेडिसिन में नहीं है वो? उनका अगर मुफ्त इलाज किया है तो दवाइयां ही दी है ना, या साथ गुदगुदी करके हंसाया, दवाइयां दी है ना, तो दवाइयां दी है तो दवाइयों में आ रहा होगा, दवाइयों में आ रहा होगा, सप्लाईज में आ रहा होगा, यूटिलिटीज में आ रहा होगा। उसके अलावा मजीद क्या है जो इस पर खर्चा किया था जो रिकॉर्ड नहीं किया? कुछ भी नहीं है, बस 48.6 मिलियन अमाउंट की सर्विसेज बनती थी जो पैसे नहीं लिए, तो नहीं लिए तो कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। डोनेशन, डोनेशन दिया होता से क्या मुराद? हाँ, अगर इसमें कोई डोनेशन आई होती और उस डोनेशन के अगेंस्ट खर्चे किए होते, तो ये वो है जो रिपेयर मेंटेनेंस फंड एक सवाल में आया था, वो मैंने बताना है अभी वो जो डोनेशन किसी खास मकसद के लिए मिली होती तो वो अभी मैंने कहा था बताना, तो नहीं है ना, इसमें डोनेशन नहीं है, बस एक अमाउंट है जितनी अमाउंट की सर्विसेज मुफ्त दी हैं, यानी पैसे नहीं चार्ज किए तो नहीं किए, तो नहीं किए। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल बनता है कि पहले तो जब इन्वेंट्री की एंट्रीज पढ़ रहे थे तो उसमें कस्टमर को अगर कोई मुफ्त में चीज बांट देते थे तो उसकी तो एंट्री करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे कि हमें कोई एक्सपेंस डेबिट करने की मजबूरी थी, वो इसलिए करते थे कि इन्वेंट्री क्रेडिट करना मजबूरी थी, क्योंकि हमने उनको इन्वेंट्री दी होती थी, वो कम करनी जरूरी थी, क्रेडिट करना था, या अगर प्रोडक्ट सिस्टम है तो परचेजेस क्रेडिट करनी थी, इसलिए एक एक्सपेंस डेबिट करना जरूरी था। यहां तो कोई फिजिकल चीज नहीं दी है ना उठा के, तो बस हमने सर्विस दी है, उसके पैसे नहीं लिए, तो नहीं लिए तो कोई अकाउंटिंग नहीं। एक्सपेंसिव में लिखा होता है कि इतनी इसमें इतनी अमाउंट इन्वेंट्री किया है, इतनी अमाउंट ऑपरेशन किया है, इतनी अमाउंट। अगर 48.6 मिलियन का कोई ब्रेकअप दिया होता तो फिर ये भी बताया होता कि ये इतनी अमाउंट की चीजें, क्या मेडिसिन का यूज होना रिकॉर्डेड है कि नहीं है। हमने अगर मेडिसिन दी है तो वो कभी खरीदी तो थी, या वो भी मुफ्त में कहीं से आई थी? कभी खरीदी थी, तो जब खरीदी थी तो इसके अंदर आ रही होंगी। तो इसलिए ना इसका ब्रेकअप इसलिए भी नहीं बताया कि ब्रेकअप बताएगा तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि उनका रिकॉर्ड बना है कि नहीं बना, उनको रिकॉर्ड किया है कि नहीं रिकॉर्ड किया। नहीं लिखा हुआ तो मेडिसिन दी होंगी तो वो होंगी ना इनके अंदर कहीं। अब बोलिए
तो इस 48.6 का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर 6, इनमें से ये एक्सपेंसेस हैं जो मजीद रिकॉर्ड करने हैं। तो एक्सपेंस डेबिट, ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, कितना 1 पॉइंट। एक्सपेंस डेबिट और अभी पेएबल है, रिकॉर्ड नहीं किया। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो वहां करंट लायबिलिटीज में वही पेएबल वाले ब्रैकेट में ऐड करने, और अगर अलग से लिखना है तो अलग से लिख दें। एक्सपेंस डेबिट ये यहां गया और करंट लायबिलिटीज में इसका पेएबल आ जाएगा। आगे मेडिकल इक्विपमेंट, इतनी वैल्यू वाला डोनेशन मिला है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर लें। इक्विपमेंट हो जाएगा डेबिट 36.8 और डोनेशन क्रेडिट। और लास्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, कर लेते हैं 15%। 15%, अच्छा ये कैसे पता कि अभी चार्ज हुई है कि नहीं हुई है? पॉइंट नंबर 8 में क्या पता इन्होंने कर ली होती चार्ज, कर ली होती तो तंग करने के लिए है? और कोई रीजन बताएं? कर ली होती तो ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा होता। ट्रायल इतना ही है जो नजर आ रहा है, कुछ छुपा हुआ नहीं है इसमें। अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली होती तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रायल में नजर आ रहा होता। जब बाकी एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस नजर आ रहा होता। तो हाँ, डेप्रिसिएशन अभी अकाउंट फॉर नहीं की है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन 8 हो गई इक्विपमेंट की। दोनों की वैसे सेम रेट है क्या अलग अलग है? तो बस फिर है जी, अच्छा भी अलग अलग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की, डेप्रिसिएशन अदर्स की रिड्यूसिंग है 110.7 माइनस 54.7 का 15%, 8 पॉइंट डेप्रिसिएशन डेबिट और ये एसेट क्रेडिट। इक्विपमेंट 185.4 माइनस 64.2 प्लस 36.8, 15, 23 पॉइंट डेप्रिसिएशन डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। बस खत्म हो गया। वर्किंग्स देख लें, जो जो खुली हैं उनको बंद कर लेते हैं। ये आ गया CD 134 पॉइंट जी, कहाँ लिख लें? नॉन करंट एसेट्स में लिख लें 47.6, नॉन करंट एसेट्स में लिख लें ये पॉइंट। ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट आ गया, कहाँ लिखूं? है .4 ब्रैकेट 1 11 9.4 और क्या वर्किंग रहेगी? ये 1 पॉइंट, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ और इस पे आएगा सरप्लस या पता नहीं डेफिसिट। सरप्लस है और इसको HFP में जनरल फंड में ऐड कर लें और इंशाल्लाह SFP टैली होगी।
चलिए ले जी, ये था ट्रायल वाला सवाल। इसमें बताएं किसी फिगर में कोई एतराज तकलीफ? चले भाई 105 बस ये